ये तीन मूर्ति हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। हम तुलना नहीं कर रहे हैं कि देवताओं से, लेकिन तीन मूर्तियों से बहुत काम होता है। सरकारों में भी पहले भी जो सरकारें रही उसमें गृह मंत्री हो, सुरक्षा सलाहकार हो, उसका एक महत्व होता था। जब सुरक्षा सलाहकार नहीं होती तब एक किचन कैबिनेट जिसको कह सकते हैं वो होती थी। और दिलचस्प बात क्या है, आजादी के बाद तो कश्मीरी पंडितों का वर्चस्व। मैं जब दिल्ली आया 1971 में तो कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय या देश को चलाने वाले कौन है, कश्मीरी पंडितों का वर्चस्व है, ब्यूरोक्रेसी में भी। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड भी करें। आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। कश्मीर में एक नया अध्याय लिखा जाना है। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। ये तीन मूर्ति हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। हम तुलना नहीं कर रहे हैं कि देवताओं से, लेकिन तीन मूर्तियों से बहुत काम होता है। सरकारों में भी पहले भी जो सरकारें रही उसमें गृह मंत्री हो, सुरक्षा सलाहकार हो, उसका एक महत्व होता था। जब सुरक्षा सलाहकार नहीं होती तब एक किचन कैबिनेट जिसको कह सकते हैं वो होती थी। और कश्मीर जिस पर सारी दुनिया की निगाह लगी रहती है, लोकतंत्र का जहां बिगुल बज रहा है, आतंकवाद से लड़ाई निपट करने में पूरी तरह से जितने जोर शोर से मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया, और अब खास करके 370 समाप्त होने के बाद लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, विधानसभा चुनाव के लिए भी एक तरह से तैयारी होना ही है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार कुछ आतंकवादी हमले, खास करके अब इस बार जम्मू को निशाना बना रहे हैं। ये और इसीलिए जो गृह मंत्री अमित शाह ने बैठकें की, खास करके सारे सुरक्षा सेना के प्रमुखों के साथ, इंटेलिजेंस की ब्यूरो के साथ, रॉ के लोग अधिक वरिष्ठ डायरेक्टर के साथ, और निश्चित रूप से सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जो रणनीति बनाने में, जो उस क्षेत्र को पाकिस्तान से निपटने के लिए दशकों से जो काम करते रहे हैं। इसलिए मैंने भूमिका भी बता दिया कि कश्मीर की चुनौती क्या है। एक चुनाव संपन्न हो गया, 370 खत्म हुआ, वो एक नया इतिहास बनी चुका। और आतंकवाद से लड़ने में क्या ये तीन मूर्ति की भूमिका है? 370 खत्म करने के लिए आजादी के बाद से लेकर के कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने तक भारतीय जनता पार्टी और अन्य भी कई ऐसे दल रहे हैं जो इस बात के समर्थक रहे कि 370 को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यह सपना कैसे पूरा होगा, जो संविधान में यह का स्थायी प्रावधान था। लेकिन यदि आपका दृढ़ संकल्प हो, खतरा मोल लेने की क्षमता हो, वो काम किया गया। उस पर तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आतंकवाद से लड़ने की लड़ाई जो है वो आज भी जारी है। और इस आतंकवाद को लड़कर के लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखा गया है, किन लोगों के द्वारा रखा गया है, और उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कौन तैयार है। देखिए, कश्मीर पंडितों का पलायन, उस पर भी कितना कश्मीर फाइल्स और कितनी चीजें, अब तो और भी ताजा सारी चीजें आ चुकी हैं। वर्षों से उन कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से कश्मीर घाटी से उनके अपने घरों से निकाल करके बाहर रहना पड़ा, आज भी उनका पुनर्वास बाकी है। कई जो अब स्थितियां तो बनी है कि वो जा सके हैं, अब सही सरकारें भी रही। और दिलचस्प बात क्या है, आजादी के बाद तो कश्मीरी पंडितों का वर्चस्व। मैं जब दिल्ली आया 1971 में तो कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कार्यालय या देश को चलाने वाले कौन है, कश्मीरी पंडितों का वर्चस्व है, ब्यूरोक्रेसी में भी। कोई बुरी बात नहीं है, वर्चस्व इसलिए कि वे प्रधानमंत्री के विश्वसनीय वो लोग हों तो उनका भी है। और दूसरा कौन लोग थे, या तो दक्षिण भारतीय।
कुछ उनका चूंकि स्टेनोग्राफी, कुछ ब्यूरोक्रेसी में काम, अंग्रेजों की वजह से अंग्रेजी बहुत सारे प्रावधान थे। और इस दृष्टि से कश्मीरी पंडित नेहरू से लेके राजीव गांधी तक और सोनिया गांधी की मनमोहन सिंह सरकार तक 370 खत्म नहीं हुआ, न ही कश्मीर पंडितों की समस्या का कोई एक जैसे कहते किरण दिखाई दे, वो नहीं दिखाई दी। उसके कई कारण हो गए। मैं उनकी बुराई और उनकी परिस्थितियों को, मैं उस बारे में बहुत कुछ बोला और लिखा जाता है, तो आई एम नॉट मैंने पार्टीजन जिसको कहना चाहिए नहीं हूं, लेकिन किसी खतरा नहीं हुआ। 370 तो खत्म हो ही नहीं सकता भाई, वो तो बड़ा मुश्किल है, चूंकि कैसे वहां तो कहा भी गया, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और उनसे ज्यादा फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तो वैसे भी कई बार, वो तो मनमोहन सिंह सरकार में मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद सदस्य देखा कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलती थी, तो उन्होंने तो मतलब कह दिया था कि बिल्कुल कश्मीर में आग लग जाएगी, तो ज्यादा खत्म हुआ, कोई आग नहीं लगी, शांति। 2 करोड़ लोग जा रहे हैं कश्मीर, 3 करोड़ संख्या हो रही है। आज भी ईद उल जुहा, बकरी ईद, उस मौके पर भी शांति श्रीनगर से लेकर कश्मीर में, ठीक है, अधिक मुस्तैदी करना पड़ी क्योंकि पिछले दिनों जो हमले हुए, ऐसी स्थिति में कश्मीर को शांत रखना, आतंकवाद पाकिस्तान जिस तरह से हमला करता रहता है, आतंकवादियों के जरिए, सेना तो जैसे कहते हैं कि जिनको शिखंडी सामने रखना होता है, इस तरह से उन आतंकवादियों को सामने खड़ा करके मरने के लिए भेजते हैं, आत्मघाती दस्ते बना करके आतंकवादियों को तैयार करना, ये काम वहां की सेना ने किया, जिसकी चर्चा मैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में कर चुका हूं। और इसलिए कहूंगा कि सुरक्षा सलाहकार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ब्रजेश मिश्रा थे, उनसे मिलना होता था। कई बार वो हमारे इलाके में जिस समय रहते थे, रिटायर्ड होकर के फॉरेन सर्विस से, तो कभी कभी टहलने हुए भी उनको मिलते थे मॉर्निंग वॉक के समय। और मेरा सौभाग्य था कि मैं डीपी मिश्रा, जो उनके पिता बहुत चाणक्य माने जाते थे, इंदिरा गांधी के सलाहकार, उनसे मिलने, उनका इंटरव्यू करने का मौके भी मुझे मिले थे जब वो इंदिरा गांधी के साथ थे। बांग्लादेश युद्ध के बाद भी राजनीति की सारी जितना उठापटक थी, उसमें बाद में जब वो नाराज हो गए, तो उसके बाद भी अंतिम इंटरव्यू मेरा ख्याल है मैंने 82-83 में भी उनका किया था, जब वो कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस किस तरह से बर्बाद हो रही है उसके बारे में, तब भी उन्होंने कहा था। ऐसी स्थिति में ब्रजेश मिश्रा फॉरेन सर्विस से आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार थे, लेकिन हाँ, सुरक्षा सलाहकार बनना अलग बात है, बनाना उनका अच्छा था, चाहे कुछ नियंत्रण हो, उनके विदेश मंत्री चाहे जसवंत सिंह रहे हो, और उस तरह के मामलों में कई चीजें डिप्लोमेटिकली ढंग से किया जाए। विदेश सचिव भी उस समय भी अच्छे रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि उन समय में जो काम हुआ वो प्रयास नहीं हुआ, लेकिन उनको उस तरह की सुरक्षा मामलों के, उनको खाली रणनीति कूटनीति के तहत उनका भाग था। तो इसलिए मनमोहन सिंह सरकार के समय में भी क्या हुआ, एसके सिंह भी आए, फिर शिवशंकर बैनर्जी भी आए, फिर सुरक्षा की दृष्टि से इंटेलिजेंस ब्यूरो के नारायण भी आए। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने अजीत डोवाल, जो पाकिस्तान रह करके कई गुप्तचर ऑपरेशन कर चुके थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रहे थे वर्षों से, रॉ के साथ तालमेल करना हो, पाकिस्तान के आईआई से निपटना हो, चाहे वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का भिंडरावाले का समय हो, मतलब भारत देश की रक्षा के लिए आईबी में रहकर उन्होंने जो काम किया था, उनकी पृष्ठभूमि थी। बाद में विवेकानंद फाउंडेशन में वो सक्रिय रह करके राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा चिंताओं पर, कश्मीर को से लेकर के पाकिस्तान, चीन, उसको लेकर के भी उनका विचार विमर्श देश विदेश में होता रहा। और ये सौभाग्य है कि उनको सुरक्षा सलाहकार बनाया गया और उनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया। तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका कार्यकाल भी बढ़ा। अमित शाह जी, वो 2019 में जब सरकार में आए और वो जब गृहमंत्री का उन्होंने कार्य जिस तरह से संभाला, और आप देखिए 2019 के चुनावों के बाद ही कितनी जल्दी, एक तरह से आप कहें कि अगस्त में ही 2019 में 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। और उसके पहले कुछ चुनाव की प्रक्रिया हो चुकी थी। पंचायत के चुनाव बहुत बड़ी बात है। कश्मीर में 4483 4483 इतनी पंचायत है। तो पहले प्रारंभिक दौर में उसके प्रारंभिक भूमिका 300 तक पहले भी पंचायतों के चुनाव जब मैं देख करके भी आया था, तो इसलिए कह सकता हूं कि प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सबके नए भी हुए थे कुछ संसदीय इलाकों के, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसी स्थिति से निकाल करके, और कितना बड़ा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, 42,241 किलोमीटर का इलाका, उसमें सुरक्षा की कितनी पहरेदारी करेंगे। बॉर्डर तो पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाइड किया है, वहां से घुसपैठ के कई रास्ते वो निकाल लेते हैं।
और इसलिए उस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापना करना, उसको पर्यटन की स्वर्ग जो कहा जाता था, उसके बाद G20 के लोग गए। मैं उस सबके विस्तार से मैं राजनीति पर ही बात करूंगा। अब जब चुनाव हुए तो किस तरह से अब विधानसभा अभी जो चुनाव संपन्न हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू में सफल हुई, उधमपुर में सफल हुई और श्रीनगर में, बारामूला में खास करके अब्दुल रशीद शेख, जिनको जेल में बंद होते हुए भी उम्मीद नहीं थी कि वो जीत सकेंगे, लेकिन दुर्भाग्य जिसको कहा जाए कि आतंकवादी को, चाहे वो अमृतपाल सिंह पंजाब का हो या अब्दुल रशीद, लोकतंत्र के इस दुरुपयोग का आप क्या कह सकते हैं कि वो जेल में आतंकवाद की घटनाओं से जो जिस पर जेल में ही जैसे रहना चाहिए, जैसे कड़ी से कड़ी सजा, मृत्युदंड हमारे यहाँ प्रावधान है, आजीवन कारावास है, ऐसा अंतिम निर्णय होना चाहिए, उसको संसद में आने की भी छूट मिल गई। ये ठीक है कि 2 चीज भारतीय जनता पार्टी को मिली और 2 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू कश्मीर। तो चुनाव जरूर संपन्न हुआ, 55% मतदान हुआ, इसलिए मैं पहले भी उसकी चर्चा कर चुका। अब सवाल है कि विधानसभा के चुनाव। अब विधानसभा के चुनाव में जिस तरह की संख्या बल है उसका जिक्र करना आवश्यक है कि 114 सीटें हो गई हैं इस जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हिसाब से, और 24 सीटें 24 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चूंकि वो हमारा ही हिस्सा है तो उनके लिए सुरक्षित रखी गई। हम मान के चलते हैं कि वो उनका प्रतिनिधि या कश्मीरी पंडित भी जो कहीं उधर से आए इधर से आए, उनमें से कुछ हो, कोई न कोई सदन में, लोकसभा उसमें विधानसभा में उनका प्रावधान हो। चूंकि देखिए 2014 के बाद 5 चुनाव की प्रतीक्षा है, लगभग 10 वर्ष हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी डेडलाइन दे रखी, सितंबर 2024 तक आप चुनाव कराएं। वो फैसला वैसे 1 साल पहले का है। वर्तमान स्थितियां चुनौती देखना इसलिए कि उस चुनाव को न होने देने के लिए आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और 43 सीट्स जम्मू में है और 47 सीट कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के सीन के लिए चुनाव होना है और शांति स्थापना का प्रयास और विकास का कार्य। जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार गए मैं समझता हूं, और जिस तरह से लोगों का हौसला बढ़ाया है, सेनाओं के हौसला बढ़ाया है, सेना को जो जहां आवश्यकता होती है कहीं कम भी किया गया। और इसलिए मैं कह रहा 2019 के प्रारंभिक दौर में पुलिस और सेना के बीच में तालमेल न होने की शिकायतें रही। यही काम मैं वैसे कह सकते हैं। हमने जो 3 नाम लिए उसमें आप ये कहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम नहीं ले रहे, अनुभवी तो वो भी हैं, अधिक अनुभवी है केंद्र सरकार के, लेकिन रक्षा मंत्रालय इसलिए बहुत बाद में काम करता है जब बिल्कुल ही सीमा पर लड़ाई के लिए सेना को लगाना होता है। उनका उपयोग, उनका सहायता तो ली ही जाती है, लेकिन भारत के संविधान में राज्यों में पुलिस पर ही अधिक निर्भर रहना होता है, और इसीलिए जब आवश्यकता होती है तो सेना को कुछ बढ़ाया जाता है, अर्धसैनिक बल को वहां की सरकार की सिफारिश पर, या सेना की भी जब जरूरत होती है, बहुत बड़े बड़े दंगे हों या कश्मीर जैसी स्थिति हो, इसलिए। लेकिन उनकी सलाह रक्षा मंत्री की और सेना प्रमुखों को जरूर कॉन्फ्रेंस लेना पड़ता है, जो कि सीमा में भारत सरकार ने किया। और इसीलिए मैंने कहा था, जब मैं वहां बात हुई तो पुलिस के अधिकारियों, वरिष्ठ जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि तालमेल और उसको बनाने की जरूरत जो है, तो वो इस सरकार ने पूरा किया, जिसका परिणाम है कि पिछले वर्षों के दौरान बहुत कंट्रोल, नियंत्रित हो गया। बड़ी घटनाओं को छोड़ दिया, वो तो हमला जैसे कोई करता है तो उसका तो आपको, जो न्यूयॉर्क में भी हम जैसे पहले कभी हो सकता है, ब्रिटेन में कई बार आतंकवादी हमले हो जाते हैं, फ्रांस में कितनी घटनाएं होती हैं, जम्मू कश्मीर उससे अछूता नहीं। हम वो कह सकते हैं कि वहां उतनी बड़ी नहीं होती, यहां चूंकि सब दुनिया की निगाह लगी होती है। कश्मीर, पाकिस्तान चूंकि बराबर हरकतें करता है, युद्ध तो कर नहीं सकता है, दिवाला निकला हुआ है, और ऐसी स्थिति में अब उसको लगता है कि लोकतंत्र की वजह 55% मतदान लोकसभा में हो गया, विधानसभा के चुनाव इनके किस तरह से न हो, ताकि कहा जाए कि देखिए चुनाव नहीं हो। और महबूबा मुफ्ती या कोई जैसे इस तरह के जो अतिवादी संगठन हो सकते हैं, उनका समर्थक, वो लोग इसकी कोशिश में होते हैं कि कैसे दिखाया जाए कि भारत के चुनाव ठीक से संपन्न नहीं हो सकते हैं। तो वो अपनी हरकतें, खास करके अब जम्मू में जहां हिंदू तीर्थ यात्री जाते हैं, अभी एक घटना हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें पूरे उस पर जो चलाया गया, जो प्रोवोक किया गया है, जिसके लिए विचार विमर्श हुआ है कि वैष्णो देवी जाते हुए जिस तरह से जिस तरह लोगों को मारा गया, घायल भी हुए हैं, लेकिन 19-20 लोगों का मरना इतना दर्दनाक था। वो भड़काने, उन्हें उत्तेजित करने के लिए कि सेना कुछ बड़ी कार्रवाई करे। सेना करेगी, समय उचित देखकर कार्रवाई शुरू भी हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निर्देश दिए हैं,
उसमें सबको छूट दी गई है कि आतंकवाद को इस बार कुचल देना है। जहां जहां छुपे हुए हैं उनको निकाल निकाल करके जो कड़ी से कड़ाई दी, वो मुठभेड़ तो करना ही पड़ती है, क्योंकि वो तो बंदूक है, उनके पास हथियार पाकिस्तान से आते हैं। मानव अधिकार वाले जो ब्रिटेन अमेरिका में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत विरोधी हैं, चीन के समर्थक हैं, ऐसे ताकतें भारत में भी रह करके वो यही कहती हैं कि हाँ, कश्मीर में नहीं उपयोग किया जाए, हथियारों का उपयोग ना हो, लोगों को ये किया जाए, कुचला न जाए, तो उस नाम पर यदि कोई आतंकवादी होता है, ये मासूम लोग मरते हैं, तब उनकी कोई आवाज नहीं निकलती मानवाधिकार संगठनों की, नेताओं की भी नहीं निकलती है। कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है सारे देश लगभग, अभी ठीक है, लोकसभा में जीत कर आ गए 99 सीट, लेकिन कश्मीर में क्या उनका नाम दिखाई दे रहा है? उन्होंने जो बर्बाद किया उसके बाद आज स्थिति में यही है। ठीक है, कोशिश उस समय हुई, लेकिन वर्षों के दौरान उन्होंने तो सत्ता के बंटवारों के नाम पर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने जो अपनी कोशिश की, लेकिन भ्रष्टाचार को परम काष्ठा पर पहुंचा दिया। फारूक अब्दुल्ला तो ब्रिटेन में ज्यादा रहते थे, उमर अब्दुल्ला उनके उत्तराधिकारी, उनका भी पूरा नियंत्रण नहीं हुआ। इसलिए भ्रष्टाचार और आतंकवादियों को मुंह, और बाद में महबूबा मुफ्ती को भी वैसे भारतीय जनता पार्टी ने गठजोड़ किया, वो मैं तो मानता हूं कि उसकी भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन कुछ फायदा ये था कि चलिए किसी के साथ जो बहुत अतिवादी है वो भी कुछ काम करने को तैयार हो, लेकिन वो बाद में फिर भटक गई, इसीलिए उसके बाद 370 रख गया, खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि एक नए अध्याय की नई शुरुआत, एक नई सुबह की हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव निश्चित रूप से सुरक्षा स्थितियों को ध्यान में रखकर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना होगा कि शांति व्यवस्था में ही चुनाव होने पर आतंकवादी कब्जा नहीं कर लेंगे। विधानसभा में आतंकवादी ही जीत कर आ गए तो फिर क्या करेंगे आप? वो कहेंगे ठीक है, अब तो हमने प्रस्ताव पास कर लिया, अलग हो जाते हैं। इसलिए उसके पहले आतंकवादियों को उस तरह से छूट न मिले, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट उस बारे में ध्यान दे सके, सरकार उस बीच में दूसरे जो लोकतांत्रिक दल हैं वो सब अपनी ताकत लगाएं, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भी निर्दलीय हैं। जिस तरह से सोच पिछली बार भी खड़े हुए थे, उनके पिता भी थे, मुफ्ती तो भारत के पहले वीपी सिंह की सरकार में रहे, उनके परिवार को तो सोचना चाहिए कि भारत का हित किसमें है। बहरहाल मैं तो यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए भी आतंकवाद को पूरी तरह से रोकने के लिए जो ताकत, जो संकल्प लिया गया है वो पूरा हो। भारत का सपना जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर में जो शांति, मणिपुर में भी शांति की प्रयास हो ही रहे हैं, उस पर भी बैठक हुई है। तो इसलिए देश तभी विकास, जो विकसित भारत का नारा है, मोदी का नारा है, वो भी तभी पूरा होगा। और ये देश का संकल्प है, केवल सरकार का, एक पार्टी का नहीं, संसद का संकल्प है। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जब आपको कोई विचार आए तो आप अवश्य हमें लिख भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।